कश्मीर की जलती वादी में बहते हुए खून का शोर सुनो। और ये तब की बात है कि जब हम स्टूडेंट्स हुआ करते थे। एक तवील अरसा गुजरा और ये नगमा आज भी उसी सूरत हाल की अक्कासी करता है। इसमें वही दुख और वही गमाजी है। और वक्त गुजर गया, दहाइयाँ गुजर गईं, लेकिन इसके हल के हवाले से पेशरफ्त देखने को आंखें तरस गईं। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब। आप माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं और साथ साथ तारीख़ के हवाले से भी आप गहरी जो है वो नज़र रखते हैं और सूरत हाल का मुशाहिदा करना और तज्ज़िया करना जो है और फिर उस पर अपनी राय पेश करना, इस सिलसिले में जो हक़ाइक़ बयान किया जाना है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ रियलिटी, अगर इसकी हम बात करते हैं तो डिस्क्रिप्शन ऑफ रियलिटी डॉक्टर साहब का ख़ासा है। हमारी आज भी ये खुशनसीबी है कि डॉक्टर साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, वेलकम करेंगे आपके स्टूडियो में। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से हम बातचीत कर रहे हैं। यौम अलहाक़ पाकिस्तान जो है मनाया जा रहा है। 1947 से कश्मीरियों ने इस अज़्म का इयादा किया और हर साल हम देखते हैं कि यौम अलहाक़ पाकिस्तान जो है मनाया जाता है, मुज़ाहरे किए जाते हैं, दुनिया को बावर कराया जाता है कि कश्मीर भी एक ख़ित्ता है, यहाँ पर बसने वाले इंसानों की ज़िंदगी भी ज़िंदगी है, ये भी इंसान हैं, यहाँ पर भी इंसानी हुकूक़ और क़वानीन नाफिज होते हैं और यहाँ के बसने वाले इंसानों का खून जो है वो भी उतना ही कीमती है जितना कि यूरोप या दुनिया के किसी और खित्ते में बसने वाले इंसानों का खून है। फिर भी ये जबर, फिर भी ये इस्तबदाद, फिर भी बढ़ती हुई इंतहा पसंदी और फिर भी अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया भर की आंखें जो हैं उनमें मिट्टी और उनको देखने से जो है वो उनका कासिर होना। क्या कहेंगे आप सूरत हाल पे? बड़े दुख वाली बात है जो तफसीलात आपने जिस तरह अपने इंट्रो के अंदर दी हैं कि जिसमें हर साल इस तरह का दिन मनाते हैं हम लोग इल्हाक़ पाकिस्तान के हवाले से। और 1947-48 से ये कायम व दायम है, न फ़कत पाकिस्तान के अंदर और न फ़कत आज़ाद कश्मीर में बल्कि दोनों तरफ़ा कश्मीर में, पूरी दुनिया के अंदर। और इसके अंदर हमारी नेशनल असम्बली, हमारे सेनेट के अंदर कई दफ़ा करारदादें आई हैं। अगर आप उनकी तफसीलात देखें, आपको सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब लीड करते हुए नज़र आए हैं, सेनेटर सहर कामरान लीड करते हुए नज़र आई हैं। कई दफ़ा हुकूमत ने हमारी आदा किया कि डिप्लोमेटिकली वो एक्टिवेट होंगे और पूरी दुनिया के अंदर कश्मीर के मुद्दे को उठाएंगे और उसके साथ दुनिया के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि वो यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक इस मसले को एज़ सुन एज़ पॉसिबल इसको हल करें। अब जिस ह्यूमन राइट्स वायलेशन की आप बात कर रहे हैं, लाख से ज़्यादा कश्मीरी शहीद हो चुके हैं 1989 से लेकर, 22,000 से ज़्यादा ख़वातीन बेवा हो चुकी हैं। कई नौजवान हमारे बच्चे बच्चियां, उनकी आंखें जो हैं वो अपनी आंखें दे चुके हैं बैलेट गन्स की वजह से। डिस्प्लेसमेंट आपको अलग नज़र आती है, वहाँ पे डेमोग्राफिक चेंजेस जो हैं वो आपको अलग से नज़र आते हैं, जहाँ पे बाहर से ला के लोगों को वहाँ पे आबाद किया जा रहा है। तो एक तसलसल है जुल्म व सितम और बर्बरियत का। और मैं इस बात का कायल हूँ कि देखें, अगर कपास मौजूद हो और किसी भी कोने में छोटी सी चिनकारी भी मौजूद हो तो पूरे कपास के जलने का अंदेशा होता है। तो क्यों कर मुमकिन है कि इस दुनिया के जो अमन की बातें करने वाले हैं, कश्मीर और फ़लस्तीन की चिंगारी मौजूद हो और वो अमन कर रहे हो? अमन हो नहीं सकता। अगर यूक्रेन की वॉर ने पूरे यूरोप को लपेट में लिया हुआ है और यमन की जंग ने मिडल ईस्ट को लपेट में लिया हुआ था, या सीरिया की जंग ने पूरे अरब वर्ल्ड को अपनी लपेट में लिया हुआ था, तो कैसे मुमकिन है कि कश्मीर के अंदर अमन मौजूद न हो और वहाँ पे मार दाड़ और जुल्म व सितम और बर्बरियत का बाज़ार गर्म हो? तो भारत सुकून के अंदर रहेगा और पूरी दुनिया सुकून के अंदर रहेगी? ये हो नहीं सकता। ये लॉ ऑफ नेचर के ख़िलाफ़ है। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया के ऊपर एक भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि दुनिया में ओवरऑल अमन व सुकून के लिए ज़रूरी है कि कश्मीर के मुद्दे को हल करें, पहली बात। दूसरी बात ये कि मौजूदा जो हमारी हुकूमत है, जो कि अगले महीने में फिर एक हमारी उबूरी हुकूमत आ जाएगी, लेकिन हमें कंसिस्टेंसी के साथ डिप्लोमेटिकली कश्मीर के मुद्दे को हर सतह पे उठाना चाहिए। मुल्क के अंदर भी, ख़ित्ते के अंदर भी, मेजर पावर्स के साथ भी, उसके अलावा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, चाहे वो साउथ अमेरिका के हैं, चाहे अफ्रीका के हैं, चाहे मिडल ईस्ट के हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया के हैं, हर जगह पे हमें कश्मीर के मुद्दे को उठाना चाहिए। वो कहते हैं कतरा कतरा दरिया बनता है,
तो जितने हम लोगों को कायल कर पाएंगे उतना ही ज़ोर शोर से इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर ये मुद्दा उठेगा। और ये यूनाइटेड नेशंस की बात मैं नहीं कर रहा, यूनाइटेड नेशंस में तो रेजोल्यूशंस पास हैं, मैं बात कर रहा हूँ हर मल्टीलेटरल फोरम्स के ऊपर, चाहे वो OIC है, चाहे वो SCO है। जिस तरह हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट हुई इंडिया में, जिस तरह से उसको उठाया और पूरे इंडिया के मीडिया के अंदर आग लग गई और वावेला मच गया, इसी तरह से हमें ब्रिक्स के उसके ऊपर भी उठाना चाहिए, OIC में भी उठाना चाहिए। OIC की तो कॉन्टेक्ट ग्रुप के इसके ऊपर रेजोल्यूशंस हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। जैसे ही हमारा फॉरेन ऑफिस एक्टिव हुआ, आपने देखा कि जो टूरिज़म पे कॉन्टेक्ट ग्रुप की जो मीटिंग होनी थी श्रीनगर में, तो 6-7 ममालिक ने उसे एब्सटीन किया और अपने डेलीगेशंस भेजने से इनकार किया, जिसमें मुस्लिम ममालिक के अलावा नॉन मुस्लिम ममालिक भी थे, जिसमें मैक्सिको भी शामिल था। तो देखें, आप जब एक्टिवेट होते हैं तो उसका फिर नतीजा आपके सामने आता है। राइट। अच्छा, इसके अलावा मामला जो है वो हल की तरफ ले जाना तो जो है वो दरकिनार, लेकिन हमारी सफारती कोशिशें, जितनी हम इधर से आवाज़ें उठाते हैं उतनी ही वो उधर से कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देते हैं। हमने इधर से आवाज़ उठाई कि मसला हल करो, उन्होंने 5 अगस्त 2019 के इक़दाम किए। हमने इधर से आवाज़ उठाई कि मसला हल करने के हवाले से सफारती कोशिशें जो हैं वो बुरूए कार लाई जानी चाहिए। उन्होंने मजहबी इंतहा पसंदी का आलम जो है उठा लिया। हमने यहाँ से बात की कि जी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आएँ, बैठें और इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक जो है वो डिस्कस करें। उन्होंने मुस्लिम दुश्मनी का कार्ड खेल के दूसरी मरतबा के लिए जो है वो इक़्तिदार की राह हमवार की, और सिर्फ वहाँ पे ही नहीं, मकबूजा कश्मीर में अपने मुल्क में भी दलितों को और अक़लियतों को जो है उन्होंने तह तेग कर दिया है। डॉक्टर साहब, किस तरफ जा रही है सूरत हाल, किस तरह से एनालाइज करेंगे आप? हम कुछ कहते हैं, हम कुछ करते हैं, हमारी एफर्ट कुछ होती है, रद्द-ए-अमल बिल्कुल इंटायरली ऑपोजिट होता है। ये आपने मजा फरमाया। कुरान का एक आयत है कि बातिल आखिर मिट के रहेगा और हक आखिर जीत कर रहेगा। जहाँ तक आपने हिंदुस्तान के अंदर पॉलिटिक्स का जिक्र किया, तो ये बड़ा गौर तलब है कि इस वक्त बीजेपी की जो शिकस्त है कर्नाटका के अंदर, अरुणाचल के अंदर, पंजाब के अंदर, और फिर अपोजिशन का यूनाइट होना बीजेपी के ख़िलाफ़, उसके बाद जो सैन वाइसेस हैं भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, जिसमें अरुंधति राय है, बरकत दत्त उनकी जर्नलिस्ट हैं, और बहुत सारे लोग, ऑक्सफोर्ड यूनियन के अंदर आवाज़ें उठी हैं। देखें, ये जो जुल्म और सितम और बर्बरियत है ना, उनके अपने लोग इस पे चीख उठें। और जब आप एक दफ़ा, वो कहते हैं ना, किसी को खून लग जाए मुंह में तो वो फिर हर किसी का खून पीने को तैयार होता है। अब वो जहाँ मुसलमानों पे और कश्मीरियों पे जुल्म और सितम ढा रहे थे, कश्मीर अपना क्रिश्चियंस पे ढा रहे थे, सिखों पे ढा रहे थे, दलित्स पे ढा रहे थे, अब अपने लोगों पे ढा रहे हैं। यही वजह है कि मोदी के ख़िलाफ़ जो भी वहाँ पे तनकीद करता है तो उसको कत्ल करने की धमकियाँ, ख़वातीन तनकीद करती हैं तो उन्हें असमत दरी की धमकियाँ, यहाँ तक कि अमेरिका की जर्नलिस्ट तक को नहीं छोड़ा गया, जिस पे स्टेट डिपार्टमेंट को कहना पड़ा और शटअप कॉल देनी पड़ी कि ये हिंदुस्तान नहीं है, ये अमेरिका है। और फिर मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊँ, अमेरिकन्स जो गवर्नमेंट है अपने स्ट्रेटेजिक एंड इकनॉमिक मफादात की खातिर डायरेक्ट बिलवास्ता तौर पे भारत की या हिंदुस्तान की हुकूमत को जो चीज़ें नहीं कहती तो वो आउटसोर्स करती है। वो जो जर्नलिस्ट खातून ने सवाल किया था मोदी से कि आपके यहाँ, आप तो यहाँ भड़के मार रहे हैं, जो माइनॉरिटीज़ के साथ जो हशर व नशर है आपकी हुकूमत ने जो किया हुआ है उसका आप जवाब देंगे? तो ये आउटसोर्स किया था अमरीकी हुकूमत ने। और फिर उनके जो एक्स प्रेसिडेंट हैं, याद रखें, जो प्रेसिडेंट जब उनका बोलता है, भले एक्स प्रेसिडेंट हो, उसको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज उन्हें फीड करती हैं। वो हुकूमत अमरीका के की आवाज़ को या उनके स्टांस को या मुद्दे को उठाते हैं। तो CNN को इंटरव्यू देते हुए जब प्रेसिडेंट ओबामा ने कहा कि जो माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, उसने भारत के माशरे की कलई को खोल के रख दिया है, सेकुलरिज्म को उड़ा के रख दिया है। पूरी सोसाइटी फ्रेगमेंटेड है, पूरी सोसाइटी जो है भारत की, हिंदुस्तान की, पोलराइज्ड है, और ये उस रास्ते पे चल रहे हैं जहाँ भारत जाके टूट जाएगा। तो देखें, आपने जुल्म और सितम जब किया ना, तो उसका नतीजा क्या निकला? आपने सिर्फ एक कम्युनिटी तक फिर महदूद नहीं रहते। जब आपको उसकी आदत पड़ जाती है, फिर आप वही चीज़ें अपने लोगों पे चलाते हैं, और जिसका नतीजा फिर ये है कि दुनिया ने वो बात कहनी शुरू की जो हम पाकिस्तानी कह रहे थे। कई दफ़ा मीडिया पे बैठ के जब मैं बात करता था, दोस्त हैरान होते थे, आप ये बात कैसे कह रहे हैं। अब अमेरिका का एक्स प्रेसिडेंट ओबामा CNN पर बैठ कर, जो रेप्यूटेबल न्यूज़ मीडिया हाउस है, आउटलेट है,
वहाँ से बैठकर वो कह रहे हैं कि भारत टूटने जा रहा है। ये उसका नतीजा है जो कश्मीर में आप कर रहे हैं। फिर बात वहाँ तक रुकेगी नहीं, बात तो आगे तक जाएगी। इतनी इंतहा पसंदाना पॉलिसियाँ, कोई भी मुल्क बुनियादी तौर पे जो है वो अपनी सलामती पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, वो अपने लिए बेहतर पॉलिसियाँ ही तश्कील देता है। लेकिन ये वो पॉलिसियाँ हैं मोदी हुकूमत की जानिब से जो तश्कील दी गई हैं, जो भारत को इस शिकस्त व रेख से जो है वो हमकिनार करने जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद होश के नाखून नहीं लिए जा रहे। मोदी और बीजेपी तो चलो हम कहते हैं कि जी इंतहा पसंद है, सर कांग्रेस भी तो है एक बड़ी अच्छी और वेल नॉन पॉलिटिकल पार्टी है उनकी। फिर भारतीय अवाम में भी जो सियासी बलूगत का अंसर है वो हम देखते हैं कि पहले से ज़्यादा जो है वो बढ़ रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे कि एक जो रेजिस्टेंस है कि इन पॉलिसियों को चेंज किया जाए, मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जाए, कैसे इंतहा पसंदी की बुनियाद पर आप एक मुल्क की सालमियत जो है उसको दाव पे लगा सकते हैं? देखिए, नेहरू के बाद जब इंदिरा गांधी साहिबा आई तो वो उनके अंदर एक करिश्मा था जिसकी वजह से जो भारतीय अवाम थी उनके पीछे चल रही थी। राजीव गांधी के बाद जो अब उनके बच्चे हैं जिसमें राहुल गांधी हैं और सोनिया गांधी हैं, उनके अंदर वो करिश्मा मौजूद नहीं है। लिहाजा जो कांग्रेस थी वो शिकस्त और रीख्त का उसको सामना था। अब जितनी भी जिस तरह क्या नाम है उनका, मोहतरमा बनर्जी जो हैं, उनकी पार्टी को देख लीजिए, आम आवाम पार्टी को देख लीजिए, और उसके अलावा दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को देख लीजिए, वो सारी कांग्रेस से टूट टूट कर अलग से फैक्शन बनी थी। तो लिहाजा जो बीजेपी को एक ताकत मैसर हासिल थी, लेकिन अब चूंकि उनकी तीसरी दफ़ा इक़्तिदार में आने के बाद और जिस तरह की उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई हैं जिसमें वो क्रेडिट लेते हैं कि हमने इकनॉमिकली भारत को आगे बढ़ाया है और किसी हद तक बढ़ाया भी है, लेकिन अब उनकी वो इकनॉमिक पॉलिसीज़ भी नाकामी का मुंह देख रही हैं। अपनी इंटरनल जो सोशल और पॉलिटिकल जो उनके पॉलिसीज़ हैं, मिसाल उसकी मैं दे दूं, ताइवान की एक कंपनी है, अगर मैं उनका नाम गलत नहीं बोल रहा, विस्कॉन मेरे ख्याल में, वो उन्होंने मोदी सरकार के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था कि वो यहाँ पे सेमी कंडक्टर की जॉइंट वेंचर करेंगे भारत के अंदर। उन्होंने वहाँ से उस एग्रीमेंट से पुल आउट कर दिया है। वजह क्या है? पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। तो ये खुद भारत की इकॉनमी पे बेअसर हो रहा है। तो अब इसी वजह से कांग्रेस और अपोजिशन की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो दोबारा उन्होंने एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया और ये फैसला किया है कि आने वाले जो 2024 में इलेक्शंस हैं उसमें मोदी के ख़िलाफ़ वो मिलकर मुकाबला करेंगे। और ज़्यादा यही तासुर मिल रहा है कि मोदी और बीजेपी की गवर्नमेंट को शिकस्त खानी पड़ेगी। आपको याद होना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए, ये वही जमात है जिन्होंने अपने बानी को कत्ल किया था। गांधी जी को एसिसिनेट करने वाले कौन थे? इसी आरएसएस के एक जवान था जिस पे आज भी ये फ़ख्र करते हैं। और पूरी दुनिया जो हिटलर की फ़लसफ़े को तनकीद का निशाना बनाती है और आज तक लोग उससे सबक हासिल करने की कोशिश करते हैं कि हमने जर्मनी को क्यों अपीस किया था, मैं भी दुनिया से कह रहा हूँ कि आप उसी आरएसएस का, डबल एस का जो जर्मन नाजीज़म था उसमें से आरएसएस उसी से मुतासर होकर उन्होंने एसएस रखा हुआ है। आज इन्हें आप अपीस कर रहे हैं, कल को आप नाक रगड़ेंगे उसी तरह से जिस तरह से आपने जर्मनी को अपीस किया था, हिटलर को अपीस किया था। नतीजा आपके सामने था। अब अगर आप भारत को भी इसी तरह अपीस करेंगे इन पॉलिसीज़ की वजह से, नतीजा आप देखेंगे।